भी सीट की पूरी डिटेल इन ब्रीफ पूरा आप डिटेल में देख सकते हो। तो ये पाइवट टेबल की कुछ ऑप्शन है जो आप लोग जो पहले से यूज करते हैं उन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, एक टॉपिक है जो आप लोग शायद यूज ज्यादा करते होंगे, काउंट इफ सम इफ, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, वेदर यू आर इन एचआर और फाइनेंस और मार्केटिंग और किसी भी चीज में आपको। तो यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन में काउंट इफ, सम इफ्स वगैरह के बारे में कितने लोगों को पता है? सर मुझे पता है। एक जने का आवाज आया, मुझे पता है, वो भी नहीं पता चल पाया शायद। अनिल आपने अच्छा रचित सर मुझे भी पता है, दीपक बोल रहा हूँ। दीपक, अच्छा ठीक है सर। रचित और दीपक दोनों लोगों को पता है। अपार्ट फ्रॉम किसी और को पता है कि ये लॉजिकल फंक्शंस क्या होता है, काउंट इफ सम इफ वगैरह कैसे यूज करते हैं? जितिन, यस जितिन, आप बताएं कि क्यों यूज करते हैं, उसका क्या किसी पर्टिकुलर लॉजिक को लेके अगर हमें कोई कैलकुलेशंस करना है, देन वी यूज दोस फंक्शंस। वेरी गुड। ठीक है, राइट। बट इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इस टॉपिक का नाम है लॉजिकल फंक्शन, ठीक है ना। मैं इसमें से कुछ चीजें डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीजें थोड़ा 3-4 कॉलम रखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा सब चीज। सीरियल नंबर मेरे पास 4। लॉजिकल फंक्शन क्या होता है? जो काम आप अभी पाइवट से कर रहे थे ना, उसमें से कुछ काम हम लोग इसके जरिए भी कर सकते हैं। चलो, मेरा कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें चाहिए। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास डेटा है कितना डेटा है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे पता चलेगा? तो आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखने के लिए कंट्रोल डाउन एरो की यूज कर सकते हो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, तो हमें रिकॉर्ड्स दिखने लगते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो एक तो कंट्रोल डाउन की है, एक काउंट भी आप करवा सकते हो। काउंट क्या करता है? नंबर को काउंट करता है, तो हेडिंग को छोड़ के तो काउंट करके दे ही रहा है आपको आंसर। आप काउंट ए भी कर सकते हो। देखो, हर एक जो फंक्शन हुआ है ना, जैसे जैसे ज्यादा आप डेटा पे काम करेंगे तो हर एक फंक्शन आपके लिए यूजफुल। लेकिन मैं यहीं पे पूछता हूं कि प्रतीक का नाम कितने बार है? तो देखिए, ये है लॉजिकल फंक्शन, इसको बोलते हैं लॉजिकल। लॉजिकल में 6 फंक्शंस होते हैं। काउंट इफ, काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स। ये देखिए, एक्चुअली जब एक क्राइटेरिया हो, सिंगल क्राइटेरिया के लिए इफ होता है और मोर देन वन क्राइटेरिया के लिए इफ्स होता है। अब जैसे मैंने बोला सिर्फ कि प्रतीक कितने बार है, तो अनिल आप बता सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रतीक कितनी बार है? वैसे एक ऑप्शन है कि फिल्टर लगा लो। देखिए, हर एक जो चीजें है ना वहां पे, या फिर इफ कमांड में जो है प्रतीक का नेम डाल के उसको फिर 2 बार इन्वर्टेड कॉमा करके क्लोज कर दें, जहां तक मुझे ध्यान में है। नहीं, वो काउंट इफ में करना पड़ेगा, काउंट इफ डालना पड़ेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में प्रतीक का नाम डाल के ग्रेटर देन, ऐसे ग्रेटर देन और या इक्वल टू करके वो नहीं ग्रेटर देन नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ काउंट इफ लगेगा और वो इक्वल टू लगेगा। इन्वर्टेड कॉमास में प्रतीक आएगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि अभी जो हमने पूछा कि इस डेटा में प्रतीक कितनी बार है, तो एक ही लॉजिक पूछा है ना, प्रतीक, तो मैं क्या लगाऊंगा? काउंट इफ, और अपने आप आपको पता चल जाएगा। देखिए, रेंज कोमा क्राइटेरिया,
रेंज हमेशा बड़ा होता है, जहाँ पे ढूंढना है प्रतीक कहाँ मिलेगा, तो सेल्स रेंज में। ए टू डी पूरा भी कर नहीं पूरा नहीं करना है, ए में मिल जाएगा। कॉलम करना है और उसमें प्रतीक सेलेक्ट कर लेना है, अपने आप पता चल जाएगा। अगर मेरे को ये पता करना है कि भाई इसमें दिल्ली कितनी बार है, तो क्या करेंगे, काउंट इफ, रेंज ले लिया सिटी वाली, और हमने दिल्ली को सेलेक्ट कर लेंगे या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिल्ली लिख देंगे, दोनों ऑप्शन है, वी कैन सेलेक्ट और डबल क्लिक। हमने बोला ब्रजेश कितनी बार है, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज क्या होगा हमारा ये होगा, और मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से ब्रजेश या डबल क्लिक कोटेशन के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड काउंट इफ। लेकिन अगर हमने आपसे पूछा कि प्रतीक ने दिल्ली में कितनी बार सेल किया है, देखिए दो लॉजिक है, जैसे मल्टी फिल्टर था ना, वैसे पहले तो प्रतीक तो ऐसे 102 बार है, बट दिल्ली में प्रतीक कितनी बार सेल किया है, तो दैट इज कॉल्ड काउंट इफ्स। एक से ज्यादा लॉजिक हो तो क्या करेंगे, काउंट इफ्स लगा लेंगे, और क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब पहली रेंज हमारी नेम की हो गई, क्योंकि इस रेंज में हमें प्रतीक को ढूंढना है, तो प्रतीक पे क्लिक भी कर सकते हैं। और दूसरी रेंज हमारी दिल्ली है, जो हमें सिटी इधर है, और इसमें हमने दिल्ली कर लिया, सो दिस इज कॉल्ड काउंट इफ। अच्छा, प्रतीक ने दिल्ली में सेल ही नहीं किया, क्या बात है, ये तो 0 बता रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि प्रतीक ने दिल्ली में सेल ही नहीं किया? हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। A12 क्यों दिखा रहा था, एक मिनट, जैसे अभी आप उस पे जाएंगे जरा उसी सेल सर पे। फिल्टर से रीचेक कर सकते हैं। हाँ, फिल्टर से भी चेक कर लेंगे ना। ये देख लो, सारे प्रतीक का पटना का सेल है, तो दिल्ली कहाँ से दिखाएगा, जबरदस्ती दिखा देगा तो वो भी तो गलत बात है, इसलिए 0 है, ठीक है। लेकिन मैं प्रतीक के अंदर मैं पटना को हटा के दिल्ली कर देता हूँ, तो देखो एक दिखने लगा, एक सेल हो गया, और प्रतीक का ये पटना को हटा के मैंने दिल्ली कर दिया, तो देखिए 2 सेल होने लगा। अगर होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा, सीधी बात। अच्छा, ये था, देखिए A12 का मतलब होता है मैं प्रतीक को ढूंढ रहा हूँ, और इधर पे C6 का मतलब है कि मैं दिल्ली इज अ क्राइटेरिया, सिटी इज अ रेंज, नेम इज अ रेंज, प्रतीक इज अ क्राइटेरिया। समझ में है? एक क्वेश्चन और बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। हमने बोला दिनेश की, यानी नेम जो होना चाहिए वो दिनेश होना चाहिए, और सेल्स जो है दिनेश का सारे सेल्स नहीं पता करना है, हमें ये पता करना है कि दिनेश ने 5000 से ज्यादा सेल्स कब करा है, कितनी बार करा है। तो काउंट इफ्स आ जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा क्राइटेरिया। फर्स्ट रेंज इज नेम, अंडर दिस रेंज अगर ये दिनेश कहीं सामने दिख गया तो उसको सेलेक्ट कर लो, नहीं तो डबल कोटेशन में डाल देना। और नेम सेकेंड रेंज इज सेल्स, एंड अंडर दिस यू हैव टू पुट ग्रेटर देन 5000, ऐसा। ये देखिए दिनेश ने ऐसा। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो 5000 का आपने ग्रेटर देन दिया है, अगर ये दो फिगर्स के बीच का आपको नंबर आइडेंटिफाई करना हो, जैसे 5000 और 7000 का, ये मैंने कई बार ट्राई किया, ये होता नहीं है इसमें काउंटिंग में। क्वेश्चन, इफ यू वांट बिटवीन, हमें 5000 से लेके 7000 के बीच में हमें पता करना है कि ऐसी कितनी सेल्स है जो 5000 और 7000 के बीच में है। देखिए बीच का मतलब होता है बिटवीन, और बिटवीन का मतलब होता है 2 क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन 5000, समझ लेंगे अच्छे से, और सेकेंड क्राइटेरिया इज लेस देन इक्वल टू 7000। देखिए हमारे पास रेंज बेशक एक है लेकिन क्राइटेरिया 2 है, तो दिस इज अंडर काउंट इफ्स। तो क्या लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे, काउंट इफ्स लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज इज दिस, अंडर फर्स्ट रेंज देयर इज ए क्राइटेरिया, फिर बोलेगा क्राइटेरिया रेंज 2, अगेन दिस इज द सेम रेंज एंड क्राइटेरिया इज 2। ये 202 बार एक बार सर उसी पे, हाँ इसी पे मतलब मैं पहले सेल में डाल लूं उसको अपना जो भी मेरा क्राइटेरिया है, फॉर्मूला है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, जैसे काउंट इफ्स, फर्स्ट रेंज इज दिस, अंडर दिस यू हैव टू डायरेक्टली राइट लाइक 5000। ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट रेंज। फिर सेकेंड क्राइटेरिया, रेंज इज सेकेंड सेम बट क्राइटेरिया इज डिफरेंट, यू हैव टू पुट द सेकेंड रेंज हियर। अगर आप लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, लिखना तो पड़ेगा क्योंकि क्राइटेरिया तो हमें देना है।
ठीक है, गॉट इट। ग्रेट ग्रेट। सो आई गेस समझ में आया बाकी लोगों को जो कभी काउंटिव्स यूज नहीं करते हैं। बेसिकली दिस इज लॉजिकल फंक्शन। नॉर्मली हम फिल्टर से काम निकाल लेते हैं, इसलिए कई बार आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अच्छी रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमें इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जैसे अभी आपने काउंट और काउंट इफ्स किया, काउंट इफ्स किया, उसी तरह से सम इफ्स का कॉन्सेप्ट है, और एक समझने के बाद दूसरा बहुत आसान लगेगा। सेम वही बात है कि सम इफ और सम इफ्स। सम का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बोला कि टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो इक्वल टू सम कर दो और सेल्स को रेंज को सेलेक्ट कर लो, ये हो गया टोटल सेल्स इतने की हुई है। लेकिन इसी में अगर हमने पूछा कि भाई हमें सिर्फ पटना वाले की सेल्स देखनी, कि हमारी जो पटना में सेल्स हुई है उन सब का सम चाहिए, एक ही लॉजिक बोला है ना हमने, एक ही क्राइटेरिया बोला कि पटना की सेल्स, सम ऑफ सेल्स इफ सिटी इक्वल टू पटना। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने पूरा लिख दिया, सम ऑफ सेल्स इफ सिटी इक्वल टू, यानी कि सिर्फ पटना का सेल्स चाहिए, ये टोटल सेल्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सम इफ का यूज करेंगे। ध्यान देंगे, सम इफ में 3 पार्ट आता है, देखिए काउंट इफ में 2 ही पार्ट था, रेंज और क्राइटेरिया, इसमें सम रेंज भी है। सबसे पहले रेंज हो गया सिटी, उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है पटना, और सम किसका करना है। सम इफ जब भी आएगा तो एक कोई कॉलम होगा जिसका की न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो सेल्स प्रॉफिट हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज अ न्यूमेरिकल रेंज। यस, पटना की टोटल सेल्स 12,41,471 रुपए की। नाउ सम ऑफ सेल्स इफ सिटी के जगह पे बोल देता हूँ प्रोडक्ट इक्वल टू एप्पल, है कि नहीं प्रोडक्ट? अच्छा, प्रोडक्ट इसमें नहीं है, क्लाइंट है। क्लाइंट जो हमारा है निकिता नाम की, वो निकिता ने अभी तक कितने का सामान खरीद चुकी है हमारे यहाँ से, तो निकिता की जितनी सेल्स होगी सबको जोड़ देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द सेम सम इफ, एक ही रेंज है, इस बार नाम, इसका क्राइटेरिया निकिता और सम रेंज, ये हो गया सिंगल। अब आता है सम ऑफ सेल्स। ध्यान देंगे, 2 क्राइटेरिया मैंने बोला कि क्लाइंट जो होना चाहिए ना, क्लाइंट जो होना चाहिए निकिता होना चाहिए, बट निकिता की सारी सेल्स नहीं, जब उन्होंने सामान जो खरीदा हो वो 5,000 से ज्यादा का हो तब का बताओ कि कितने का सेल। तो वी हैव 2 क्राइटेरिया हियर। सो सम इफ्स लगाएंगे। सबसे पहले सम रेंज मांग रहा है, सम रेंज हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो दिस इज द सम रेंज एंड द क्राइटेरिया range 1 is name, under this Nikita is the criteria, second range is sales, again 2 बार देखिए, दूसरा बार सेल्स आया क्योंकि इसी में ना ढूंढेगा 5,000 से ज्यादा, तो जिसका रेंज होगा उसी का क्राइटेरिया होगा। सो डेफिनेटली नाउ अब थोड़ा सा फिगर अलग मिलेगा। वैसे तो निकिता ने टोटल 3,89,014 रुपीज का सेल खरीदा है, परचेज करा है, लेकिन अगर मैं निकिता की वो सेल्स की बात करूं या वो परचेज की बात करूं जब उन्होंने 5,000 से ज्यादा का, तो वो था 2,90,621। सेम लॉजिक पे आपका चलता है एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। एवरेज मतलब कि हमारी एवरेज सेल्स क्या है, तो एवरेज ऑफ द डेटा इज कॉल्ड एवरेज सेल्स। हमारा एक सेल 85,000 रुपए का है और एक सेल 1,700 का भी, बट एवरेज क्या है, एवरेज हमारा 5,696 रुपए का है। ओके, नाउ कम टू एवरेज इफ। मैंने बोला पटना का सेल्स का एवरेज बताओ, एक लॉजिक हमने बोला, एक क्राइटेरिया बोला, तो एवरेज इफ यूज करेंगे, एवरेज इफ यूज करेंगे। रेंज हमारी सिटी हो गई और पटना हमारी रेंज क्राइटेरिया होगी, और एवरेज तो नंबर का होता है, एक नंबर का रेंज आएगा। देखिए पटना की एवरेज सेल्स ओवरऑल एवरेज से ज्यादा है, ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी ओवरऑल एवरेज 5,600 की है,
जबकि पटना की एवरेज 6,000 से ज्यादा की है, 5,600 की है, यहाँ 6,000 से भी ज्यादा की है। अच्छा, एवरेज एप्स मैंने बोला कि 2 क्राइटेरिया, जैसे यहाँ 2 क्राइटेरिया बनाया, उस तरह से 2 क्राइटेरिया अगर आपके पास आ गए, एवरेज ऑफ सेल्स, सम को हटा के मैंने बता दिया एवरेज करो, एवरेज ऑफ सेल्स, क्लाइंट का नाम निकिता होना चाहिए, सेल्स ज्यादा होना चाहिए। नाउ कम टू एवरेज इफ्स, एवरेज रेंज इज दिस एंड द क्राइटेरिया रेंज 1 इज निकिता वाला, उसमें निकिता कहाँ है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हो। और देन दूसरा रेंज ये, और इसमें से ढूंढना है ग्रेटर देन 5,000। सो दिस इज द मल्टीपल। ये देखिए निकिता का 5,000 से ऊपर जो सेल्स हुई है ना, उसका एवरेज 76। एक बार सर ये टेबल 278 @client, क्या चीज नहीं ये समझ रहा था मैं, तो टेबल 278 @client, ये तो ये टेबल में है ना, वो जो हमने रेंज में बना दिया था ना, इसको टेबल कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये टेबल दिखा था। अगर ये टेबल नहीं नॉर्मल डेटा होता तो टेबल नहीं दिखता, अगर ये नॉर्मल डेटा होता, ये देखिए मैंने कन्वर्ट करके इसको रेंज, तो अब आप जब भी कभी अप्लाई करेंगे ना, तो ये सीट नाम से आएगा, वैसे टेबल नाम से आएगा, वो टेबल बना दिया। तो देखिए इसमें से कुछ चीजें आप यूज कर सकते हो, जैसे काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ का बहुत कम यूज, बट ये दोनों को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर सकते हो या इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब थोड़ा एक ब्रिजेश जी, इनके ना प्रेजेंटेशन का मतलब, जैसे अब जैसे सपोज कीजिए मैंने सम निकाला, सम इफ निकाला, तो इनको क्या हम इस तरीके से करें कि ये प्रेजेंटेबल, अभी तो हम डेटा या टेबल के आगे ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए इसको मैंने प्रेजेंट करना है, जैसे सम को 2-3 क्राइटेरिया जो है उस पे करके प्रेजेंट करना है, तो कैसे इसको पुट करूं वो थोड़ा भी, क्योंकि उसमें क्या अभी आएंगे, अभी ठीक। आधे घंटे के अंदर 2 चीजें कवर अप करेंगे, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक डैशबोर्ड, उसमें थोड़ा सा डेटा वैलिडेशन भी है। ठीक तो है, अब उसी पार्ट में आ रहे हैं कि फाइनली हमें हाउ वी कैन प्रेजेंट आवर डेटा। ठीक है, ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। इसमें सर मोर देन 2 क्राइटेरिया भी कर सकते हैं, इसमें सम इफ, अभी तो किया था, नहीं मोर देन 2, 3, 5 क्राइटेरिया, मोर देन 1 कितने भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, अप टू 255। Okay. अगर लिमिट ही देना है तो 255। मैं 21 साल के करियर में हमें 5 से जरूरत नहीं पड़ा, तो आपको भी नहीं पड़ेगा, जबकि मैं तो पूरा डेटा साइंस में ही। यस यस यस, सो आई गेस कि एनफ है, 2, 3, 4, 5 जाते जाते तक हमारे हाँ मैं अब देखिए थोड़ा सा कि मान लीजिए कि ये आपके पास डेटा है, ये एक हमारे पास डेटा है, और इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, टेबल को भी मैं नॉर्मल बना लेता हूँ, डिजाइन में जाके ये नॉर्मल हमारा टेबल है, ये हमारे पास एक डेटा है। ये वाले सेशन का नाम ही मैंने रख दिया। देखिए अब क्या है कि अब हमें फाइनल उस मोड पे आना है जब हमें डेटा को प्रेजेंट करने की बात है। अब सपोज अब थोड़े स्टेप्स को हम मिक्स करेंगे और प्रेजेंटेबल बनाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से अप्लाई करेंगे फंक्शंस। अगर मेरे को ये बोला गया है कि मेरे को ये मान लो कि रोज की आपकी 1,000-1,500 सेल्स होती है, बट बॉस को अल्टीमेटली वो रिपोर्ट चाहिए जिसमें उनको टॉप की 10 सेल्स चाहिए, उनको सिर्फ टॉप 10 सेल्स की रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, बाकी 990 जो रिपोर्ट्स है ना उनको नहीं चाहिए, सिर्फ अभी 10 वैसे सेल्स उनको चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहला जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हमें या तो सॉर्टिंग कर सकते हैं या तो फिल्टर कर सकते हैं, आप दोनों में से कुछ कर सकते हो। मैंने सॉर्टिंग कर दिया, मान लो कि सेल्स को हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर दिया, ये डेटा आ गया। अब ये पता है कि आपके पास पूरी रिपोर्ट है, अगर बॉस कल के डेट में उलट के पूछेगा कि सबका दिखाओ तो सबका दिखा सकते, बट बॉस को जो भेजना है वो सिर्फ इतना ही भेजना, क्योंकि उन्होंने रेस्ट्रिक्ट
कर दिया था कि मेरे को 10 ही लोगों का चाहिए, तो 10 लोगों का कॉपी किया और एक नई शीट बनाई और इस शीट को थोड़ा प्रेजेंटेबल डैशबोर्ड टाइप से बनाना है। ध्यान देंगे, इसको थोड़ा डैशबोर्ड टाइप से बनाना है। इसमें से कोई ऐसा फील्ड जो लगता है कि आपके काम का नहीं है वो हटा भी सकते हो, क्योंकि बॉस डेट नहीं देखते हैं। मान लो देखते तो देना, और अगर नहीं देखते तो हटा देना। कि मान लो कि इस सीट में से हमने 10 लोगों का लिस्ट निकाला है, अब ये हमें प्रेजेंटेबल बनाना है। थोड़ा बॉस को देखते ही लगना चाहिए कि भाई ये काफी अच्छा रिपोर्ट बना के भेजा है। देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा, बिल्कुल प्लेन कर दिया। अब आपको अपना आर्ट करना है। देखो दिस इज द मेन डेटा जो आपको एसएपी से मिला या जो भी आपने एनालिसिस किया 1000-1200 लोगों का, उसका पूरा डेटा है। बट अमंग दिस आपको सिर्फ ये 10 लोगों का डेटा, तो सबसे पहले आप ही लोगों में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर ऐसे करके देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 लोगों का है तो इसको नंबरिंग री नंबरिंग कर दो, या तो ये वाला पार्ट को आपको सॉर्ट ही नहीं करना चाहिए। दो बात कर सकते थे। तो ये चलिए मेरे को डेटा मिल गया अपने पास। अब इसको हम लोग को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज बॉर्डर्स। बॉर्डर के बाद आप हेडिंग सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ी हेडिंग वगैरह का डार्क कलर पे, अगर वाइट या लाइट कलर का आप हेडिंग डालेंगे तो दिस इज वेरी प्रेजेंटेबल। हमने तो जब भी यूज किया, हम प्रैक्टिकली जब मैं जॉब करता था तो हमें ये काफी अच्छा लगता था। या ग्रे कलर का ले सकते हो, कुछ इस तरह से काफी प्रेजेंटेबल लग रहा है। अब देखो बॉस को दिखा रहे हैं, हालांकि ये काफी डिफरेंस है फिगर में। मैं फिगर को थोड़ा आसपास में ले आता हूँ, मैं फिगर को आसपास में ले आता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस में आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा। ये देखिए हमने अब बॉस को देना है, बट इसको मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मान लो इस डेटा को प्रेजेंट करने के साथ साथ आपको 2-3 चीजें करनी है, जिससे कि ये काफी डैशबोर्ड की तरह दिखना चाहिए। सबसे पहला मैं ये चाहता हूं इसमें से जो टॉप की 3 वैल्यू हो, या चलो अलग अलग प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं। कि मान लो ये एक डेटा है, इसको आपको अगर टॉप 3 को हाईलाइट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने शायद यूज किया होगा टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम में जाके टॉप 10 आइटम में जाएंगे, इस 10 को 3 कर देंगे और आपके पास कलर चॉइस का ऑप्शन होता है कि आप किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हो। तो टॉप और बॉटम सेम डेटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, बॉटम में गए, और बॉटम में भी मैंने 3 कर दिया, यानी 10 लोगों में से 3 को अगले कलर से, 3 को अलग अलग कलर से, 2 कलर से हाईलाइट कर दिया, ताकि ये थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाए। बट दिस इज वेरी सिंपल प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, सीट बाय सीट प्रेजेंटेशन में दिखा। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ से कोई रेंडमली, चलो मैं रेंडमली डेटा ही बना लेता हूँ क्विकली। सपोज मेरे को ये 10 जो डेटा है ना, कुछ इस तरीके से है। देखिए एक होता है प्रेजेंटेशन देने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप इस सेल्स को, ये तो देखो मान लो 10 लोगों का डेटा तो भेजना ही भेजना है, आपको कुछ जा नहीं रहा है कि आपको इसको सेलेक्ट कर लो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन होता है डेटा बार्स, इतना प्रेजेंटेबल लगता है ये। अगर आप शो करेंगे, किसी के साथ शेयर करेंगे ये डेटा, देखिए इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी नंबर है, जहां जहां नंबर है वहां आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई लॉजिक से होना चाहिए। इलॉजिकल अप्लाई का कोई मतलब नहीं होता। अब आपने मोबाइल के क्लाइंट नंबर पे किया तो कोई, ये देखिए ये हमारे पास बेकार लग रहा है, इसको चाहे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल में जाके ये क्लियर कर देंगे। देखिए हमने 2 चीज़ों को दिखाया। प्राइस में जो वेरिएशन देख रहे हैं तो बॉस को दिख जाएगा, अगर फिगर पे ध्यान नहीं गया तो बार पे जरूर ध्यान चला जाएगा कि बार कैसा है और कैसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो बार को भी आप इसके जरिए आप दिखा सकते हैं, बार इफेक्ट के जरिए भी इसको दिखा सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है जिसमें आप यूज कर सकते हो, जो सबसे पहले उस समय हमने दिखाया था शुरू में शॉर्टिंग के टाइम। आप डेटा को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे आके देखिए, यहाँ आइकन सेट्स होता है, कुछ आइकन्स का यूज कर सकते हो। हर एक आइकन कुछ कहता है, यानी कि ग्रीन वाला आइकन कहता है कि अच्छा सेल है, ये एवरेज सेल है और ये पुअर सेल है। मतलब हर एक आइकन कुछ कहता है। अगर आपको और तरीके से प्रेजेंट करना है तो देखिए, यहाँ पे आप अपना खुद का लॉजिक या खुद का वो सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लॉजिक बनाना है मेरे को कि 7000 के ऊपर जो भी है, ग्रेटर देन 7000 है, तो उसको आपको ग्रीन करना है, और 5000 से 7000 के बीच में है तो इसको येलो करना है। और एक होता है लेस देन 5000 होता है तो इसको रेड करना है। तो ये तो कस्टमाइज हो गया। कस्टमाइज करने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है, आपने यूज किया होगा अगर थोड़ा बहुत। यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन होता है। अब ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन लगा दीजिए। यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 7000 पे लेना था एक, और कौन से कलर से, ग्रीन, तो यहाँ से चूज कर सकते हो ग्रीन, या कस्टम में जाके भी ग्रीन कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, कस्टम में भी। फिर आता है रेड, इसी रेंज में आ जाते हैं जो सबसे 5000 से कम का है। इसमें भी जाएंगे, लेस देन यूज कर लेंगे, और हमने 5000 कर दिया। कलर कौन सा चाहिए, प्योर रेड चाहिए, तो कस्टम में जाके यहाँ से प्योर रेड ले लेंगे, कस्टमाइज कलर हो जाएगा। तीसरा जो बच गया उसके लिए बिटवीन ले सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिटवीन का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके पास बच गया है 5000 टू 7000। इसको कोई और कलर देना चाहते हो तो वो कलर दे सकते हो। यस मिताली? Sir, can we use watermark in a particular column, not on entire sheet? पर्टिकुलर Is there any option? नहीं, column में। पहले तो एक्सेल में वाटरमार्क है ही नहीं। एक्सेल में वाटरमार्क नहीं है तो वाटरमार्क आप यूज नहीं कर सकते। वाटरमार्क फंक्शन हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है, एक्सेल में नहीं है, तो वाटरमार्क यूज नहीं कर सकते हैं। वाटरमार्क के जगह एक्सेल में जी कर सकते हैं ना, वो पिक्चर फुटर हेडर फुटर वाले ऑप्शन में जाके पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो पेज में लग जाता है, वो तो बट नॉट ऑन पर्टिकुलर कॉलम। पेज में नहीं लगता वो, मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलम में नहीं लगता, वो पेज पे लगता है, प्रिंट के बाद दिखेगा वो चीजें। ओके, एग्जैक्टली आपने सही बोला, बट दैट इज अ हेडर एंड फुटर एंड दैट विल रिफ्लेक्ट आफ्टर प्रिंटिंग। जैसे आपने देखा होगा ना, राइट, हाँ, प्रिंट प्रीव्यू में जी, प्रिंट के बाद दिखता है, हमें डेटा में तो नहीं चाहिए। हाँ, डेटा में अगर चाहिए आपको तो देयर इज ए ऑप्शन, ऐसा नहीं कि नहीं है। पेज लेआउट के अंदर देयर इज ए बैकग्राउंड ऑप्शन, बट इसका यूज प्रैक्टिकली कोई भी प्रोफेशनल को मैं अलाउ नहीं करता हूँ, इससे डेटा हमारा खराब हो जाएगा। ये देखिए, कुछ दिख रहा है वाटरमार्क, ये किसी पर्टिकुलर कॉलम पे नहीं गया, ये पूरा अप्लाई होगा, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, इसलिए ये करने के लिए सजेस्ट नहीं करते। अच्छा, अब हम थोड़ा और डैशबोर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। बस डैशबोर्ड की तरफ बढ़ने से पहले इफ नेस्टेड इफ के बारे में आप लोगों को कुछ पता है या नहीं? किसी को इफ नेस्टेड इफ के बारे में पता है? हाँ, इफ के अंदर इफ लगता रहता है, वो लूप चलता रहता है। ठीक है, तो उस पे मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे। और अभी वैसे डैशबोर्ड में बहुत सारी पार्ट है जो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं मेजर पार्ट पे ध्यान दे रहा हूँ जो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब क्या होता है कि सपोज ये जो सेल्स है ना, इस सेल्स के ऊपर आपको ग्रेडिंग देना है, तो ग्रेडिंग तो वी लुकअप से भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन मान लो कि इसको हमें ए ग्रेड और बी ग्रेड में चेंज करना। सीधे सोचो ना कि ये देयर इज अ टारगेट, 5000 एक टारगेट है, हमें यहाँ पे एक स्टेटस डालना है कि किसने टारगेट अचीव कर लिया, यस या नो। जिसने 5000 या 5000 से ज्यादा किया है वो उसके सामने यस आ जाए, अदरवाइज नो आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल फंक्शन इफ। तो इफ बड़े ही काम का चीज है और बहुत ही यूजफुल चीज है। आप कैसे लगाओगे, इफ
दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5000। देखिए इस इफ के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है लॉजिकल टेस्ट, और लॉजिकल टेस्ट आपके क्वेश्चन में होता है, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन में बोला था कि 5000 से ज्यादा हो तो यस, नहीं हो तो नो। तो देखिए 3 पार्ट आता है। पहले पार्ट लॉजिकल, यू हैव टू चेक दिस पार्ट, इफ दिस इज ग्रेटर देन 5000 तो क्या हो। ट्रू वाला पार्ट मतलब हो गया कि यस, फॉल्स वाला पार्ट क्या हो गया, नो। तो आपका पूरा डेटा यस या नो में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दिस इज वेरी यूजफुल फंक्शन। अब मान लो कि कोई पास और फेल में करवाना है, कि 5000 मार्क्स आने से पास होता है और उससे कम है तो फेल है। ये भी स्टेटस है पास फेल का, तो क्या है, सेम ही तो है। इफ किसको चेक करना है, इस वैल्यू को चेक करना है, इज ग्रेटर देन 5000 देन क्या, इस बार यस नहीं लिख के पास लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा, अदरवाइज फेल लिख दिया। ये जो सिंगल इफ होता है, एक इफ से हम लोग 2 क्राइटेरिया को निकालते हैं, लेकिन इसी में अगर 3 का कॉन्सेप्ट आ जाए कि मान लो मेरे को ग्रेड निकालनी है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम VLOOKUP। ग्रेड निकालनी है कि 7500 के ऊपर वाले सेल का जो ग्रेड होगा, ये मान लो कि A ग्रेड है, और 5 से 7500 तक जो डेटा है वो B है, 5 मीन्स 5000, और लेस देन 5000 वाले का C ग्रेड है। ये 3 ग्रेड में आपको निकालना विद द हेल्प ऑफ इफ लॉजिकल। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि VLOOKUP की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि VLOOKUP से ये बहुत आसानी से हो जाता, बट मैं बात कर रहा हूँ इफ के लॉजिक को समझना। देखो इफ के अंदर एक और इफ लगेगा, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे ग्रेड के लिए, इक्वल टू इफ, देखिए दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 7500, तो हमें पता है कि A आएगा, लेकिन अदरवाइज तो B भी आ सकता है और C भी आ सकता है, इसलिए एक इफ के अंदर दूसरा इफ और लगाते हैं। और हमने पूछा कि ये वाले जो इफ है ना, ये चेक करें हमारा 5000 से। देखिए ध्यान देंगे कि हमने क्या किया है। अब ये क्या करेगा, 5000 से लेके 7500 को B कर देगा, और जो बच गया उसको C कर देगा। अब लॉजिक को देखना, यहाँ पे क्योंकि छोटा रहेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इस जो लोग पहली बार इफ पढ़ रहे हो, जिनको पहले से आइडिया होगा तब तो बहुत जल्दी पिक कर लेंगे आप, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या है। It's more like small programming, like हाँ, लॉजिकल फंक्शन इज ए स्मॉल प्रोग्रामिंग। small program. सेट योर ऑल लॉजिक। जैसे क्या होता है कि जो लोग टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है, तो उनको पता है कि हमें स्लैब बनाना है कि 30 लाख से ज्यादा सैलरी है तो 30% कटेगा, 15 लाख से ज्यादा है तो उसका 5% होगा, 5 लाख से नीचे वाले को नहीं लेना है टैक्सेशन, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज अ स्मॉल प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ, बट ये लॉजिकल है, इसमें बहुत टाइम देने की जरूरत है अगर हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट का भी बहुत लोग होंगे, और क्या नाम है, बिगिनर्स भी होंगे, कुछ लोग काफी डिसीजन मेकर भी हो सकते हैं। मैं यही चाहूंगा कि इसके बाद एक सेशन आप लोग और इतना ही बड़ा, बट वो इससे भी एडवांस होगा, तो मैं आपको काफी कुछ और नेक्स्ट लेवल पे दिखा सकता हूँ। Macros and all, वो शायद maybe next like. हाँ हाँ, मैक्रो रिकॉर्डिंग तो इजी है, भी कवर अप, ये 2 मिनट में कवर अप कर लेंगे, बट उसका जो और प्रोसेस होता है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, उसमें लंबे टाइम चाहिए होगा। If we want to, get some values of different cells, say 3 cells का value को compare करके, if I want कि the largest value comes, तो वो भी हम if में ही use कर सकते हैं। अच्छा, what you want, like this is a data, like इसमें इस data में तो we don't have numerical values in different cells, we only have it in one. So I want कि अगर 3-4 में है and we want to compare and get the largest value. Okay, that means there is a
cells 1 Yeah. there is लेकिन वो a तो मैक्स फंक्शन से भी हो सकता है, हाँ मैक्स से लार्जेस्ट आ सकता है। रो वाइज आ जाएगा। हाँ नहीं, आपके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। जस्ट वेट अ मिनट। सो दिस इज द डेटा, क्योंकि डेटा आपके सामने रहेगा तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। सपोज दिस इज अ डेटा, व्हाट यू वांट इन दिस? इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू लेकर आना है हमें। हाँ, तीनों सेल्स में से व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू? तीनों सेल्स में ये तो सही बोला उन्होंने कि मैक्स लगा के आप ऐसे सेलेक्ट कर लोगे, तो ये सब में से मिला के सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू ये हो। लेकिन अगर आपको ये भी चाहिए कि इसका मैक्सिमम पता चल जाए, इसका मैक्सिमम अलग पता चल जाए, इसका मैक्सिमम अलग, तो आपको रेंज लिमिटेड रखना पड़ेगा। मैक्स रखेंगे, दिस इज द रेंज, सो अंडर दिस व्हाट this will come under this is the maximum cell within this range, and if you drag it right, so you will get the same। ये देखिए किस रेंज पे काम कर रहा है, ये इस रेंज पे काम कर रहा है, ये इस रेंज पे। आप बता सकते हो कि सेल्स 1 में ये सबसे हाईएस्ट है, ये सेकेंड हाईएस्ट है, ये फर्स्ट हाईएस्ट है, ये है हाईएस्ट फर्स्ट सेल के अंदर, ये है सेकेंड सेल के अंदर, ये है थर्ड सेल के अंदर। तो हमने क्या किया, रेंज को फ्रीज नहीं किया, तो वो आगे मूव कर रहा है और उसके हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। एक इस क्वेश्चन पे एक बहुत अच्छा सवाल है जो मैं आपके साथ नया शेयर करता हूं, शायद ये आपके लिए ज्यादा लॉजिकल होगा। कि सपोज दिस इज द सेम डेटा, this is the same data and we have city wise data। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ना सिटी वाइज सेल्स है। जो आपने क्वेश्चन किया उसी को थोड़ा और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब आप लोग धीरे धीरे ना क्वेश्चन करना शुरू कर दें, मतलब जो जो आपका आता है मैं वो फाइल भी खोल लेता हूँ और धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंट भी करते रहेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास एक डेटा है और आपका बॉस बोलता है कि सबसे ज्यादा कौन है, तो चलो ठीक है जी, सबसे ज्यादा कौन है, ये आ गया कि विद इन दिस रेंज सबसे ज्यादा ये हो गया। इंडिविजुअल वाला का इतना इतना सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा ओवरऑल पटना, नोएडा और मुंबई को मिला के मेरे को 5 टॉप वैल्यूज चाहिए, 5 टॉप सेल्स। तो एक बड़ा अच्छा लॉजिक होता है, एक फंक्शन है जिसका नाम है लार्ज फंक्शन ही नाम है। ध्यान देंगे आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, आपको क्या लगाना है, लार्ज। ध्यान देंगे अच्छे से, लार्ज में एरे एज इन पूरा डेटा, बट दैट शुड बी फ्रीज, एंड देन k means position, so that is 1। so now you will get the 5 top most values from here। अच्छा, अब आपको ये पता करना है कि ये डेटा कहाँ पे है, ये वाली वैल्यू, तो भी आप कर सकते हो बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बट इसके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो भी सकता है। इतने दूर को सेलेक्ट कर लोगे और इसमें आप लगाना होगा हाईलाइट में डुप्लीकेट्स। ये देखिए, जो जो डेटा जहां जहां पे है ना वो डुप्लीकेट्स हाईलाइट कर देगा। देखिए इसका डुप्लीकेट्स यहाँ पे है, आपको हमें इतने दूर तक तो सर्च नहीं करना इन सब में। अब तो ये पे ध्यान देना, ये इसका डुप्लीकेट है, ये 39 इसका डुप्लीकेट है, ये 87 इधर है। मतलब एक तरह से आपके डेटा में हाईलाइट हो गया कि ये जो आपका 5 नंबर, पटना में 2 सेल है, नोएडा में 3 सेल है, मुंबई में कोई सेल है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9905 90, ये वो हो गया। यस टेल मी। सेल का अलग कलर करना हो तो फिर बार बार जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कलर है ना, तो कलर में हमें हर बार देखना पड़ेगा, अलग बार बार करना पड़ेगा। अब आपको एक छोटा सा, आपने डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का यूज किया होगा, यानी कि मैं डेटा वैलिडेशन को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ मिक्स कर रहा हूं और एक डैशबोर्ड में ले जा रहा हूं मूव करके।
बहुत बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, बट वो चीज के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ध्यान देंगे सबसे पहले, so just I am clearing entire thing. What I want कि मेरे ये सारे एम्प्लॉय हैं, ध्यान देंगे जब मैं एक डैशबोर्ड प्रेजेंट करूंगा अपने बॉस के साथ, तो मैं चाहूंगा कि जिस भी सेल्स पर्सन का नाम मैं यहाँ लिखूं उसका डेटा हाईलाइट हो जाए अलग से, एकदम से प्रत्येक लिखो तो ये पूरे भीड़ में से अलग वो कलर दिखने लगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल, बट थोड़ा स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी लॉजिक भी है। सो आई एम राइटिंग एनी वन नेम फ्रॉम दिस लिस्ट हेयर। ध्यान देंगे, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे आप। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखिए ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये सब कर लोगे डेटा बार्स। एक होता है मैनेज रूल, जहाँ पे आप लॉजिक क्रिएट करते हो, बट दैट इज अ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक की समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे सब लोगों को समझ में आएगा। न्यू में करेंगे और यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन करेंगे। ध्यान देंगे, फिर से एक स्टेप करते हैं पूरा। हमने हेडिंग को छोड़ के पूरा डेटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल किया, न्यू रूल किया, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन किया। डिटरमाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि नाम से रिलेटेड है तो आप अपने पहले नाम को सेलेक्ट करोगे। केयरफुली देखिएगा कितना मजेदार डैशबोर्ड बनेगा। जब हम क्लिक करते तो मैंने डॉलर लगाया नहीं, अपने आप लग गया, बट आपको डॉलर का कॉन्सेप्ट पता है कि बी मतलब बी कॉलम, टू मतलब टू रो, तो हमें सिर्फ मिनी को तो चेक नहीं करना है, हमें तो सबको चेक करना है, इसलिए दो के पहले का डॉलर हटा देना है। केयरफुली देखेंगे, दो के पहले का डॉलर हटा देना है और लिखना है इक्वल टू दिस। मतलब मैंने बोला कि जैसे जैसे नीचे जाओ चेक करते जाओ, अगर ये मिले